ये जो चैप्टर है इसका नाम है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। बेटा यहाँ से 2 से 3 सवाल आएंगे ही आएंगे, इस बात की गारंटी है। बल कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटा? बल नियत भी हो सकता है, अनियत भी हो सकता है। अगर ये थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा है तो मेरे को पता है कोस थीटा के सारे मान 90 डिग्री से ज्यादा होने पर ऋणात्मक होते हैं। जब दो रेखाएं एक ही रेखा पर हो या समांतर हो तो उनके बीच में कोण कितना? 0। बल बराबर सिर्फ v dm बटा dt बच गया, और इसको अगर यहां पुट करोगे तो हमें मिल जाएगा P बराबर v स्क्वायर इंटू dm बटा dt। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। और जैसा कि मैं तुम्हें लगातार बोलता रहता हूं, रोज हर क्लास में आते ही बोलता हूं कि फ्यूचर डॉक्टर्स, क्योंकि मेरे को तुम्हारे ऊपर तुमसे ज्यादा विश्वास है कि तुम जरूर डॉक्टर बनोगे और देश की सेवा करोगे। तो आज मैं तुम्हारे लिए माइंड मैप की सीरीज में बेटा जी एक नया चैप्टर और लेके आया हूं, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना कि 11वीं की फिजिक्स में, ये 12वीं की फिजिक्स में भी बहुत काम आने वाला है। तो अपन शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर है इसका नाम है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। बेटा यहां से 2 से 3 सवाल आएंगे ही आएंगे, इस बात की गारंटी है, और बहुत आसान सवाल आते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से सुन लीजिएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, सिर्फ पढ़ते जाइए। जो बताया जा रहा है उतना पढ़िए बेटा जी, अपना कल्याण हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं बेटा जी। सबसे पहले कार्य क्या होता है? कार्य के बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी मैं इस बोर्ड को एक बल लगाकर खड़ा हो जाऊं, यहां पर इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये बोर्ड यहां से चल ही नहीं रहा है। मैं काम तो कर रहा हूं, बल लगा रहा हूं, लेकिन ये बोर्ड यहां से खिसका ही नहीं है, दीवार खिसक ही नहीं रही है। तो इसका मतलब फिजिक्स में अगर पूछेंगे कि क्या आपने कार्य किया, तो मैंने कोई कार्य नहीं किया है। क्योंकि फिजिक्स कार्य उसको मानता है जिसमें आप अगर किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो और आपने अगर उस वस्तु को उस जगह से विस्थापित कर दिया है, तो आपके द्वारा लगाए गए बल ने काम किया है, कार्य किया है। बात समझ में आती है? तो देखिए कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु को विस्थापित कर दे तो कार्य होता है, अन्यथा कार्य नहीं होता है। तो विस्थापन होना बहुत जरूरी है बेटा जी कार्य के लिए। तो जैसे कि यहां पर हमारे पास में ये कण दिया हुआ है बेटा जी, यहां से इसको देखोगे तो इस पर यहां पर एक बल लगाया हमने F, और ये कोण दिया गया है थीटा, और ये यहां से इधर की तरफ विस्थापित हो रहा है, और ये जो विस्थापन इसका दिया गया है बेटा जी ये है S। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो F है और ये विस्थापन है, अगर बल और विस्थापन का किसी कण पर लगाए गए बल और उसके विस्थापन का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें कार्य मिलता है। क्योंकि बेटा जी ये एक अदिश गुणन है। क्या है? एक अदिश गुणन है, और अदिश गुणन हमेशा अपने को कैसा प्रोडक्ट देता है? अदिश राशि देता है। तो कार्य एक अदिश राशि होता है। और F डॉट S डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या? Fs कोस थीटा। यहां पर थीटा क्या है? इस लगाए गए बल व इस विस्थापन के बीच का ये कोण थीटा। बात क्लियर? आगे इसकी SI यूनिट की अगर बात करेंगे बेटा जी, तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल। इसको हम J से लिखते हैं, JOUL, जूल होता है। और 1 जूल बराबर 10 की घात 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है बेटा जी, 7 अर्ग होता है, 10 की घात 7 अर्ग। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर E की वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल होता है बेटा जी। और विमा की बात करें तो M1 L2 T-2 ये होता है, कार्य निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि कार्य निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कार्य में हमने बल लिया है और विस्थापन भी लिया है। तो बल की बात करें तो बल त्वरण पर निर्भर करता है, और त्वरण एक सदिश राशि है जो कि निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। हमने पढ़ा था जब अपन सापेक्ष गति पढ़ते थे, रिलेटिव मोशन पढ़ते थे। तो यहां पर विस्थापन भी एक ऐसी राशि है जो निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। जब विस्थापन और त्वरण दोनों ही निर्देश तंत्र पर निर्भर करते हैं तो पक्की बात है कार्य को भी निर्देश तंत्र पर निर्भर रहना पड़ेगा बेटा जी। अगर हम निर्देश तंत्र बदलेंगे तो कार्य भी बदलेगा। आगे बात करते हैं हम नियत बल का कार्य। बल कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटा? बल नियत भी हो सकता है, अनियत भी हो सकता है। नियत बल का मतलब है कि किसी कण पर हम, जैसे मान लो कि मैं यहां से एक टेबल खींच के लेके आऊं और शुरू से लेके लास्ट तक बल का मान एक ही जैसा रहे, बल का मान ना बदले, तो वो नियत बल होता है। जो नियत बल, जैसे कि मान लो एक उदाहरण के तौर जैसे 5 न्यूटन, ये नियत है।
कि 5 कभी बदल नहीं सकता है, नियत है। तो इनके द्वारा किया गया कार्य होता है बेटा जी W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहां पर F है बल, S विस्थापन और थीटा है बल व विस्थापन के मध्य का कोण। फिर बात आती है कि अनियत बल कौन से होते हैं। तो अनियत बल वो होते हैं जो, जैसे x+1 की बात करूं, अब यहां पर x के मान बदलते जाओगे तो बल का मान बदलता जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये बल नियत नहीं है बेटा जी, ये अनियत बल है। कैसा बल है? अनियत बल है। तो F बराबर x+1। तो अनियत बल का कार्य कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसका हमारे पास में एक सूत्र है कि जब भी अपन अनियत बलों द्वारा कार्य निकालेंगे तो इस बल का, ये जो बल हमें दिया गया है F, इसका विस्थापन के साथ क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो जब भी F डॉट dx करेंगे हम, तो हमें क्या मिलने वाला है, कार्य मिलने वाला है। जैसे कि इस पर्टिकुलर सवाल में अगर मैं देखूं कि इसकी वजह से कार्य बताओ, तो वर्क बराबर F डॉट dx करो बेटा। तो F का मान कितना है, x+1 गुणा dx। मान लो कि पूछ लिया जाए कहां से कहां तक कार्य, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक कार्य बताओ, तो यहां पर लिमिट रखो 0 से 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इसका समाकलन कर दो, x² बटा 2 प्लस x, और ये 0 से 1, बस लिमिट्स लग दो। हमने समाकलन में सीखा था, सीमाएं रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अनियत बलों का कार्य की गणना करते हैं बेटा जी। तो ये आ गया हमारे पास में कुछ इस तरीके से। फिर हमने जब अपन बेसिक मैथ पढ़ रहे थे बेटा जी, तो वहां पर सीखा था कि समाकलन का मतलब क्षेत्रफल होता है। समाकलन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो हम समाकलन किसका कर रहे हैं, बल और विस्थापन का समाकलन करते हैं। किसका, बल और विस्थापन का। तो यहां से अगर देखेंगे तो बल और विस्थापन के बीच में अगर ग्राफ बन जाएगा बेटा जी, तो बल व विस्थापन वक्र तथा एक्स अक्ष के मध्य क्षेत्रफल अपने को क्या देता है, कार्य के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, कार्य के बारे में। जैसे कि मैं यहां पर ये ग्राफ बना रखा हूं, ये बल है, ये विस्थापन है, ये ग्राफ बनाया हुआ है। x1 से x2 की बात कर रहे हैं, तो इसका ये जो छायांकित क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल, अगर इस क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, कार्य मिलने वाला है। जैसे कि एक उदाहरण ले लूं मैं बेटा जी, कि मान लो कि मेरे को कुछ इस तरीके से ये दिया गया है बल और ये दिया गया है विस्थापन, और यहां से ये एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें ये 0 और ये मान लेता हूं 2, ये बल है और ये विस्थापन है। तो अब मेरे को पूछा गया कि x बराबर 0 से 2 तक कार्य क्या होगा। तो मेरे को पता है कि बल और विस्थापन के बीच में अगर बेटा जी ग्राफ बना हुआ होगा तो इसका क्षेत्रफल ही क्या होगा, वर्ग होगा। तो अब यहां पर इसका क्षेत्रफल निकाल लो। ये मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार है 2, और यहां से ऊंचाई को ले लेता हूं, चलो 10, बल दिया गया है 10 न्यूटन, तो ये आ गया है 10, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आ गया है 10 जूल। बात क्लियर है। इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बात समझ में आती है। आगे अपन चलें तो हमें दिया गया है स्थिति अथवा समय के साथ परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य। ये पूरी कहानी है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और उससे समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। मेरे को एक उदाहरण दिया गया कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F बराबर दिया गया कुछ इस तरीके से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बल मेरे को इस तरीके से आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में अगर दिया जाए तो हम कार्य कैसे निकालेंगे, मेरे साथ जुड़ जाइए। गोपाल, श्यामलाल, सभी लोग इधर देखो भैया, बात मत करो यार, बाहर निकाल दूंगा क्लास से। देखिए इधर देखो, सबकी नजरें इधर होनी चाहिए। F बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप है बेटा जी। तो अब कार्य निकालेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। हम F का, क्योंकि ये x अक्ष पर निर्भर करता है, तो ये है एफ एक्स, एक्स दिशा का बल, ये है एफ वाई, वाई दिशा का बल, और ये है एफ जेड, जेड दिशा का बल है बेटा जी। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि x के ऊपर निर्भर करता है, ये y पर निर्भर करता है, ये z पर निर्भर करता है। तो तीनों ही कैसे हैं, अनियत बल है। और अनियत बलों का कार्य कैसे निकालते हैं हम, समाकलन करके, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। यहां पर फिर लिमिट आ जाएगी अपनी। मान लो कि अपन बात करें कण का विस्थापन हो गया कहां से, 0 0 0 से 1 1 1 तक, तो लिमिट रख दो 0 1 0 1 0 1।
क्लियर बात, सभी में ये भी 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, कुछ भी लिमिट हो सकती है, लिमिट रखेंगे अपन। फिर यहां से ये आ जाएगा x dx, क्योंकि fx किसके बराबर, x के बराबर, fy किसके बराबर, y के बराबर, y dy, fz किसके बराबर, z के बराबर, z dz, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। ये लिमिट हो गई और ये आ गया हमारे पास में कार्य। अब सिंपल समाकलन करना है और इसका उत्तर निकालना है बेटा जी, जो कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो, समाकलन करना आराम से किया जा सकता है। अब ये यहां पर कुछ इस तरीके से, जैसे और मैं उदाहरण देखूं तो ये बल कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि 2x + 1 i कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वही बात हो गई। अब ये fx हो गया क्योंकि i कैप के साथ है, इसका मतलब x दिशा का बल। यहां पर ये हो गया है fy, ये हो गया है fz, फिर वही यही फॉर्मूला लग जाएगा, fx की जगह 2x + 1, fy की जगह y स्क्वायर, fz की जगह z रख देंगे और जो भी लिमिट हमने को सवाल में दी जाएगी वो लिमिट रखेंगे और समाकलन करके उत्तर निकालेंगे बेटा जी। बहुत आसान सवाल है, पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल भी है, तो ध्यान रखिएगा। ये पूरी कहानी वही है, क्लियर बात, जो हमने अभी तक देखी है। आगे अगर मैं बात करूं तो अब कार्य की प्रकृति पर बात करते हैं बेटा जी। सिंपल सी बात है, कार्य की प्रकृति कैसी हो सकती है, ये ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और जीरो हो सकता है। अब कैसे ऋणात्मक होगा, कैसे धनात्मक होगा, कैसे जीरो होगा, इस बात को समझते हैं। ऋणात्मक कार्य की अगर मैं बात करूं, मेरे को पता है बेटा जी कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा, क्लियर बात। अब किसी वस्तु पर लगने वाला बल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता और विस्थापन कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये बातें हम पहले ही सीख चुके हैं। अब इसको धनात्मक और ऋणात्मक बनाने का काम किसका, cos थीटा का, कि भाई ये दोनों तो धनात्मक है हमेशा, अगर cos थीटा धनात्मक तो कार्य भी धनात्मक, अगर cos थीटा ऋणात्मक तो प्लस और माइनस को गुणा किया तो ऋणात्मक आ गया, cos थीटा जीरो तो कार्य जीरो हो गया। मतलब पूरी की पूरी कहानी cos थीटा पर ही निर्भर करेगी। अब तो ध्यान से देखिएगा, पहले सवाल में अगर मैं देखूं कि कुछ इस तरीके से एक बल लगाया और ये विस्थापन इधर की तरफ है, इनके बीच में ये कोण थीटा है और ये थीटा का मान अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, अगर ये थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा है तो मेरे को पता है cos थीटा के सारे मान 90 डिग्री से ज्यादा होने पर ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। cos थीटा में थीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा तो cos थीटा क्या हो गया बेटा जी, ऋणात्मक हो गया, और cos थीटा ऋणात्मक हो गया तो कार्य भी क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। फिर बात करें एक और स्पेशल केस कि ये जो कोण यहां पर, ये जब यहां बात करूं तो घर्षण की बात कर रहा हूं बेटा जी, ये यहां पर कण ऊपर की तरफ जा रहा था, विस्थापन s है, तो पीछे की तरफ क्या लग जाएगा, इसमें घर्षण बल, पीछे की तरफ क्या लगेगा, घर्षण बल। तो अब यहां पर सिंपल सी कहानी है कि विस्थापन और घर्षण बल दोनों विपरीत दिशा में है। विस्थापन और घर्षण बल कैसे हैं, इधर विस्थापन इधर घर्षण, दोनों के बीच में कोण कितने का, 180 डिग्री का, और कोस 180 डिग्री पर क्या होता है बेटा जी, ऋणात्मक होता है। तो यहां पर कोस 180 डिग्री पर ऋणात्मक, तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो घर्षण बल द्वारा कार्य ऋणात्मक हो गया। फिर एक और उदाहरण हमने यहां पर लिया है कि कोई गेंद है जिसको हमने ऊपर फेंक दिया, तो गेंद जब ऊपर जाएगी तो विस्थापन ऊपर है, लेकिन गुरुत्वीय बल तो हमेशा किधर होता है, नीचे की तरफ, mg हमेशा कहां, नीचे की तरफ। इन दोनों के बीच में भी अगर कोण की बात करेंगे तो कितना, 180 डिग्री, तो mg द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, क्योंकि cos 180 डिग्री कितना होता है बच्चे लोग, ऋणात्मक होता है। आगे हम बात करते हैं शून्य कार्य की, कार्य शून्य कब हो सकता है, जीरो कब हो सकता है। मेरे को कुछ बातें पता है कि cos थीटा, जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो cos थीटा ऋणात्मक, और थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो cos थीटा कैसा, धनात्मक, तो कार्य भी धनात्मक। लेकिन जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो cos 90 डिग्री जीरो होता है बेटा जी, और वर्क डन बराबर Fs cos 90, cos 90 हो गया जीरो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे ये विस्थापन था, ये बल था, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, इस वजह से इनके द्वारा किया गया कार्य क्या हो चुका है, जीरो। फिर हम बात करते हैं वृत्तीय गति कि कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो इसके अभिलंब बल द्वारा किया गया कार्य, सॉरी अभिलंब क्या, अपन बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य। ये विस्थापन हमेशा स्पर्श रेखीय होता है, इनके बीच में हमेशा कोण कितने का, 90 डिग्री का, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया है, और थीटा बराबर 90 डिग्री होने की वजह से बेटा जी कार्य यहां पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा।
यहां पर भी कार्य क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, पता होना चाहिए इस तरीके से। फिर जैसे ये बात करें घर्षण बल कि कण आगे की तरफ जा रहा था, विस्थापन आगे है और घर्षण बल पीछे की तरफ है, इनके बीच में कोण कितना, 180 डिग्री का। 180 डिग्री कोण हो जाए तब भी क्या होगा, हमारे पास में ऋणात्मक होता है। लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस है, देखिए बेटा जी, एक बहुत ही स्पेशल केस है यहां पर कि कण को एक ब्लॉक रखा था, बक्सा रखा है। इसमें अगर मैं बात करूं तो हमने बाहरी बल लगाया है 2.5 न्यूटन का। हमने इस पर बाहरी बल कितने का लगाया बेटा जी, 2.5 न्यूटन का। लेकिन इसको रोकने वाला जो घर्षण बल है पीछे की तरफ वो 10 न्यूटन का है। कितने का है, 10 न्यूटन का। हमने घर्षण बल में पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर चलाना है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर गति करवानी है तो उस पर लगने वाला जो बल है वो घर्षण बल से ज्यादा होना चाहिए, वो घर्षण बल से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक्सटर्नल फोर्स, ये जो बाहरी बल है बेटा जी, ये कम है घर्षण बल से, या मैं बोल दूं सीमांत घर्षण से। इसका मतलब ये तो रेस्ट पर रहेगा, चलेगा ही नहीं। अब चलेगा ही नहीं तो विस्थापन नहीं होगा, और विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। कार्य क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो कार्य यहां क्या आ चुका है बेटा जी, जीरो आ चुका है। फिर आगे बात करें धनात्मक कार्य की, हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी वस्तु पर लगने वाला विस्थापन और बल F के बीच में कोण 90 डिग्री से कम हो जाए तो कोस थीटा पॉजिटिव होता है। कोस थीटा कैसा होता है, धनात्मक। तुमने 9th क्लास से देख रहे हो, जब से त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तब से वो एक टेबल तो पढ़ते होंगे कि 0 डिग्री पर कितना, 30 डिग्री पर कितना। उसमें सारे ही मान कैसे थे, धनात्मक थे, क्योंकि हमने 0 से 90 तक पढ़ा है। तो 0 से 90 तक सारे मान धनात्मक होते हैं, तो कोस थीटा भी धनात्मक। कोस थीटा धनात्मक तो कार्य कैसा, धनात्मक। फिर यहां पर बात करें, जो गेंद हम पहले ऊपर फेंके थे अब वो गेंद नीचे आ रही है। जब गेंद नीचे आ रही है तो विस्थापन नीचे की तरफ और इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल mg भी कहां है, नीचे की तरफ। दोनों के बीच में कोण कैसा है, जीरो, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एक ही रेखा पर हैं या समांतर हैं। जब दो रेखाएं एक ही रेखा पर हो या समांतर हो तो उनके बीच में कोण कितना, जीरो। उनके बीच में कोण कितना, जीरो। कोण जीरो होने का मतलब क्या हो गया, cos जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। और किया गया कार्य एफ एस कॉस जीरो कितना हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और बेटा जी इसको अपन अधिकतम कार्य भी बोलते हैं, जब दो कण एक ही दिशा में एक कण जिस पर लगाया गया बल उसके विस्थापन की दिशा में होता है ना बेटा जी, तो किया गया कार्य कैसा होता है, अधिकतम होता है। फिर यहां से दो ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ये ब्लॉक ए है और इसके ऊपर बी ब्लॉक रखा है। जब हमने इसके ऊपर बल लगाया है, इस ए ब्लॉक के ऊपर बल लगाया है, ए ब्लॉक को खींच रहे हैं हम, यहां से ये जो एफ बल है ये हमने ए ब्लॉक पर लगाया, तो ये ब्लॉक बी इसके साथ साथ कब चल सकता है, हमने घर्षण में देखा था कि जब ये जो एफ है घर्षण बल है ये इसी दिशा में हो, ये स्मॉल एफ इसको चला रहा है, ये दोनों कैसे हैं, एक ही दिशा में है। तो यहां विस्थापन, यहां पर विस्थापन और घर्षण बल एक ही दिशा में होने की वजह से कार्य कितना हो जाएगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ये कार्य हो जाएगा, यहां ध्यान से सुनिएगा, ये हमने गलत लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखेंगे तो हमने देखा विस्थापन और घर्षण बल दोनों एक ही दिशा में है, तो यहां पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बेटा जी कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये बात भी हमको पता होनी ही चाहिए। बात समझ में आती है? फिर आगे चलें तो ध्यान से देखिएगा, स्प्रिंग की बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य कितना हो सकता है। तो ये हमारे पास में स्प्रिंग है बेटा जी, इस स्प्रिंग को अगर हमने कोई बल लगाया, बाहरी बल लगाया, स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करी, तो इस स्प्रिंग में क्या होता है, मान लो कि यहां पर इसकी प्राकृतिक लंबाई है, यहां पर क्या है, इसकी प्राकृतिक लंबाई है जिसको हम नेचुरल लेंथ के नाम से जानते हैं, और इसमें ये जो लंबाई में परिवर्तन आ गया है वो कितना है, x। यहां पर x है स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन, बहुत बढ़िया। तो यहां से ये जो स्प्रिंग ने जो बल लगाया है एफ स्प्रिंग, कि जैसे हम खींचेंगे स्प्रिंग भी अपने आप को अंदर की तरफ खींचेगी, तो स्प्रिंग ने खुद से अंदर कितना बल लगाया है वो होता है किसके बराबर, माइनस के एक्स के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा जी, एफ बराबर माइनस के एक्स। यहां पर के स्प्रिंग नियतांक है, के क्या है, स्प्रिंग नियतांक है, तो ये बल होता है। क्लियर बात?
अब जब ये बल है तो मैं देख रहा हूं कि ये जो बल हमें दिया गया है किस तरीके का है, अनियत बल है। कैसा बल है? अनियत, क्योंकि ये एक्स के ऊपर निर्भर करता है। हम स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचेंगे स्प्रिंग उतने ही बल से खींचने की कोशिश करेगी। हम स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचते हैं स्प्रिंग उतना ही बल लगाती है अंदर की तरफ। बात समझ में आती है? तो इसका भी अगर समाकलन करेंगे विस्थापन के साथ में, क्योंकि अनियत बलों का कार्य क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। क्लियर बात? तो इसका स्प्रिंग बल यहां रख देंगे, ये स्प्रिंग बल आ जाएगा और इसका समाकलन कर देंगे तो हमें स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य जो मिलेगा बेटा जी, एफ स्प्रिंग बराबर -1/2 के एक्स स्क्वायर मिलेगा। और अगर मान लो कि स्प्रिंग कुछ इस तरीके से, पहले से इसकी ये प्राकृतिक लंबाई है और यहां तक इसमें कुछ लंबाई में परिवर्तन पहले से दिया हुआ था। अब अगर इसकी स्प्रिंग को और खींच दिया थोड़ा सा तो ये हमारे पास में इसकी लंबाई में और बदलाव आ चुका है और मैं मान लेता हूं कि ये एक्स फाइनल है। तो अब यहां से यहां तक किया गया कार्य है, यहां से यहां तक किया गया कार्य क्या है, एफ स्प्रिंग वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 1/2 के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर आ जाएगा। ये बात अपने को याद रखनी है। क्लियर बात? आगे चलते हैं बेटा जी। तो हमारे पास में अब बल की बात करते हैं कि किसी कण के पथ पर किस तरीके से, पथ के अनुसार अगर बात करें तो बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली बल 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास में, एक होता है संरक्षी बल, दूसरा होता है असंरक्षी बल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संरक्षी बल वो होते हैं जिनका किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। जबकि असंरक्षी बलों की बात करोगे तो इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। कि यहां संरक्षी बलों में तुम किसी भी रास्ते से चले जाओ भाई, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, mg की बात कर रहा हूं कि देखिए एक कण को मैं यहां से उठाकर यहां ले गया, ठीक है, मैं यहां से चल के यहां जाके यहां पहुंच जाऊंगा, तब भी कार्य हमेशा mgh के बराबर ही होगा। कार्य हमेशा किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। मतलब संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये सभी पथों में एक जैसा होता है। तुम किधर से ही चले जाओ ये कार्य हमेशा एक ही जैसा आएगा। जबकि असंरक्षी बलों में ऐसा नहीं है। असंरक्षी बलों में ये पथ के ऊपर निर्भर करते हैं, अलग अलग रास्तों का अलग अलग कार्य आता है। फिर दूसरी बात, यहां पर बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य होता है, जबकि यहां पर बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। कि जैसे यहां से चले चले यहां आ गए और वापस यहां पहुंच गए, तो इस दौरान संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा, लेकिन असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होता है। बात समझ में आती है? तो आगे हम बात करते हैं केंद्रीय बल। उदाहरण के तौर पर बात करें, केंद्रीय बल, स्प्रिंग के बल आदि संरक्षी बल होते हैं। हमें हमारे एग्जाम्पल में एक तो संरक्षी बलों का अगर एग्जाम्पल करूं तो हमें पता होना चाहिए mg और दूसरा स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स। बेटा जी ये 2 बल ऐसे हैं जो हमें हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं, जो संरक्षी होते हैं और महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जब अपन स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे होंगे वहां पर इनका ज्ञान लेना है अपने को। आगे यहां पर बात करें, वेग पर निर्भर तथा अवमंदन प्रकृति के बल, आदार्थ, घर्षण, श्यानता इत्यादि, कि वो सभी बल जो वेग पर निर्भर कर रहे हैं तथा अवमंदन प्रकृति के हो। अवमंदन प्रकृति का मतलब जिनका वेग धीरे धीरे कम हो रहा हो या जिनमें घर्षण बल हो, वो सभी क्या होते हैं, असंरक्षी बल होते हैं। ये संरक्षी नहीं हो सकते हैं। बात क्लियर है? आगे बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारे काम आएगा जब अपन कार्य ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ रहे होंगे। कि किसी निकाय पर संरक्षी बल कार्यरत हो तो निकाय की गतिज ऊर्जा अथवा स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, किंतु ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु इनका योग अर्थात निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा जी, ये हमारे बहुत सवाल सोल्व करने में काम आती है। कि किसी कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा भले ही बदल जाए, लेकिन अगर उस पर संरक्षी बल लगे हैं तो इन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है ये कभी बदल नहीं सकता है। ये जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है, ये हमेशा नियत रहेगा। इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे इसको अभी थोड़ी देर में, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि गतिज ऊर्जा
और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है ये हमेशा कैसा रहेगा, नियत रहेगा बेटा जी। और जबकि यहां बात करें असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य सामान्यतः ऊष्मा में परिवर्तित होकर यांत्रिक ऊर्जा में कमी करता है। कि किसी वस्तु पर घर्षण बल लगा हुआ है तो ये घर्षण बल क्या करता है, उसके द्वारा किए गए कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। कि जैसे हम हाथों को घिस रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे हाथ गर्म होने लगे, क्योंकि जो किया गया कार्य था वो ऊष्मा में बदल रहा है, क्योंकि हाथों के बीच में घर्षण बल है। तो ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, जितना कार्य किया उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी। बात समझ में आती है? जबकि यहां पर पूरा का पूरा ऊर्जा संरक्षित रहता है, यहां पर कुछ ऊर्जा ऊष्मा में बदल चुकी है। बात समझ में आती है? फिर आगे बात करें, किए गए कार्य की पुनः प्राप्ति संभव है। यहां पर किए गए कार्य की पुनः प्राप्ति संभव नहीं है। यदि एफ एक संरक्षित बल है तो ये भाई हमने बोला कि बंद पथ का जो कार्य है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए बेटा जी, थ्योरी में सवाल पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास में आ गया है ऊर्जा। ऊर्जा में सबसे पहले बात करें तो गतिज ऊर्जा। क्या होती है गतिज ऊर्जा? कि कोई कण, जैसे यहां पर अभी मैं विरामावस्था में था, अब मैं चलते चलते यहां आ गया और मेरा वेग कुछ 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 0 से 5 मीटर प्रति सेकंड वेग होने में जो कार्य किया है वही गतिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। इसका मतलब किसी वस्तु में इसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के गति के कारण संचित ऊर्जा ही क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं K बराबर 1/2 mv²। ये v स्क्वायर का मतलब है v वेक्टर डॉट v वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, 1/2 m v सदिश डॉट v सदिश, मतलब जब अपन वेग का वेग के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये वेग का स्क्वायर मिलेगा। तो ये गतिज ऊर्जा है जो कि निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, क्योंकि वेग पर निर्भर करती है और वेग निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, तो अल्टीमेटली गतिज ऊर्जा को भी निर्देश तंत्र पर निर्भर करना ही पड़ेगा। और गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि 1/2 mv², 1/2 तो 1/2 धनात्मक है। कभी किसी वस्तु का द्रव्यमान ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। क्या तुमने देखा है कभी ऋणात्मक द्रव्यमान? कभी नहीं होता। जबकि यहां पर वेग का क्या किया गया है, स्क्वायर। वेग ऋणात्मक हो सकता है लेकिन वेग का स्क्वायर कर दिया है, और किसी भी संख्या का वर्ग ले लो, स्क्वायर कर दो, तो वो हमेशा क्या मिलता है, धनात्मक। इसका मतलब गतिज ऊर्जा हमेशा हमेशा कैसी रहेगी बेटा जी, धनात्मक रहेगी। आगे काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² है। हमने एनएलएम में पढ़ा था कि संवेग बराबर क्या होता है, mv। ये है हमारे पास में संवेग। अब गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। इन दोनों के बीच में क्या संपर्क हो, देखिए इन दोनों को जब हल करने की कोशिश करेंगे तो हमें गतिज ऊर्जा बराबर मिला है बेटा जी क्या, p²/2m। क्या मिला है, p²/2m। या फिर संवेग की बात करूं तो वो कितना, p बराबर √2m ke। के मतलब काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया बेटा जी। तो ये हमको ये बात पता होनी चाहिए कि P बराबर होता है क्या, √2m ke। क्लियर? यदि बदलाव 5% से कम हो, खैर बदलाव की बात करते हैं, पहले इधर चलते हैं कि यदि, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक पैटर्न है, सिंपल सी बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ऐसे यहां पर पूछा जाएगा ऐसा सवाल तो सिंपल यहां पर n का मान पुट करिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यदि संवेग में n गुना बढ़ जाता है, यदि संवेग n गुना बढ़ जाए तो संवेग और काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहां से देखिए, काइनेटिक एनर्जी समानुपाती है p² के। क्लियर बात? सबसे पहली बात ये। तो अगर ये n गुना है संवेग तो काइनेटिक एनर्जी n² टाइम बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी n² हो जाएगी पहले के मुकाबले। काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगी, n² टाइम्स प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के। बात समझ में आती है? और प्रतिशत बदलाव की बात करूंगा ना बेटा जी, तो ये हो जाएगा n² - 1 गुणा 100। ये आ गया है प्रतिशत बदलाव, इसको प्रतिशत बदलाव कहते हैं। क्लियर बात? पूछ ले कितने गुणा, तो n² गुणा, और कितना प्रतिशत, तो n² - 1 गुणा 100। ये प्रतिशत बदलाव है। सिंपल सी बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर बात? जैसे 2 गुणा, संवेग 2 गुना बढ़ गया, संवेग कितने गुना बढ़ गया, 2 गुना, तो गतिज ऊर्जा कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना बढ़ गई गतिज ऊर्जा। तो कितना प्रतिशत, 4 - 1 3, 3 को गुणा किया 100 से, 300 गुना। कितने गुना, 300 गुना। क्लियर? यदि काइनेटिक एनर्जी n गुना, अब यहां पर
दूसरे नंबर पर संवेग क्या है, समानुपाती है अंडर रूट गतिज ऊर्जा के। गतिज ऊर्जा n गुना है तो संवेग अंडर रूट n गुना, कितना, अंडर रूट n गुना। प्रतिशत बदलाव अंडर रूट n माइनस 1 गुना 100। इस तरीके से करना है। और यदि बदलाव 5% से कम हो, बदलाव बहुत कम बदलाव हो, तो अपन सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था जब अपन यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे थे, तो वहां पर डेल्टा के बटा के बराबर 2 डेल्टा पी बाई पी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, डेल्टा के बटा के और 1/2 में कोई त्रुटि नहीं, द्रव्यमान में कोई त्रुटि नहीं। v की बात करें, अच्छा संवेग से बात कर रहे थे अपन, सॉरी ध्यान से देखिएगा। डेल्टा के बटा के बराबर पी स्क्वायर बटा 2m, मतलब 2 आगे आ जाएगा, 2 डेल्टा पी बाई पी, और द्रव्यमान में कोई बदलाव ही नहीं है और 2 में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर बात। तो ये 5% से कम बदलाव पर अपन ऐसे करते हैं। आगे अगर बात करें बेटा जी, तो ये ग्राफ हो गए हैं, यहां से देख रहे हैं गतिज ऊर्जा और संवेग, इस तरीके से इनके बीच में संबंध होता है। और स्क्वायर है, इसका मतलब क्या बनेगा, हमारे पास में एक परवलय बनेगा, गतिज ऊर्जा की घात 1 है, इसलिए गतिज ऊर्जा की तरफ खुल जाएगा। ये दोनों समानुपाती है, तो अंडर रूट के ई और पी के बीच में ग्राफ एक सरल रेखा बन जाएगी, इस तरीके से पता होना चाहिए। फिर अगली बात है, अगली ऊर्जा आ चुकी है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो किसी वस्तु की संरक्षी क्षेत्र में उसकी स्थिति या अभिविन्यास के संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, संरक्षी बल। संरक्षी बलों की बात है। गतिज, जैसे गतिज ऊर्जा लिखी हमने, गतिज ऊर्जा का मतलब था कि कण की गति के कारण। स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं कि यदि किसी वस्तु पर संरक्षी बल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वस्तु पर संरक्षी बल लगे हैं तो उसकी अभिविन्यास बोले तो उसकी साइज, उसके आकार, उसकी जगह के हिसाब से उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे ये पेन था मेरे पास में, इसको उठा के ऐसे ऊपर लेके चला गया तो मैंने इसकी स्थिति बदल दी है। तो कण की अगर स्थिति बदलाव हो जाएगा या जगह परिवर्तित कर दी जाएगी तो यहां से जो ऊर्जा आती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बलों के लिए ही परिभाषित होती है, असंरक्षी बलों के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं होती है बेटा जी, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर बात। फिर यहां से देखें तो स्थितिज ऊर्जा लिखने के लिए हमें, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो संरक्षी बलों द्वारा, संरक्षी बलों को अंग्रेजी में बोलते हैं कंजर्वेटिव, तो ये आ गया है संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू के। इसको स्थितिज ऊर्जा को हम यू से लिखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा में होने वाला जो परिवर्तन है उसका ऋणात्मक होता है, क्या, संरक्षी बलों द्वारा किए गए कार्य के बराबर। ये हमें पता होना चाहिए। WC क्या है, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य है बेटा जी, इस बात का हमें पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि स्थितिज ऊर्जा अगर हमें लिखनी है तो हमें एक संदर्भ रेखा की जरूरत होती है, एक रेफरेंस लाइन की जरूरत होती है। संदर्भ रेखा, एक रेफरेंस लाइन की जरूरत होती है कि जैसे मान लो कि ये मेरे पास में एक गेंद है, इस गेंद को यहां से ऊपर की तरफ अभी यहां पर रखी थी, इसको h ऊंचाई पर लेके चले गए यहां, तो ये भाई संदर्भ रेखा का मतलब है कि एक ऐसी रेखा जहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाए, 0। तो हम यहां पर एक संदर्भ रेखा लेते हैं और इस संदर्भ रेखा की स्थितिज ऊर्जा जो होती है बेटा जी ये 0 के बराबर होती है। संदर्भ रेखा पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 0 के बराबर होती है। और ये संदर्भ रेखा हम किसे मानेंगे, हम mg के लिए, देखिए mg संदर्भ रेखा लिखते हैं, संदर्भ रेखा सबसे पहले आता है अपने पास में संरक्षी बल 2 होते हैं, एक mg होता है, दूसरा स्प्रिंग होता है। mg की बात करें तो mg के लिए संदर्भ रेखा होती है या तो धरातल होगा, या तो धरातल, या फिर जहां, या प्रारंभिक स्थिति लिख लो, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। कण की जो भी प्रारंभिक स्थिति है या तो वो रेफरेंस रेखा होगा या फिर धरातल हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर है हमारे पास में स्प्रिंग बल। स्प्रिंग के बल के लिए जो स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई है वही क्या होता है, इसका संदर्भ रेखा होता है।
इसका मतलब स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई पर अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो वो स्थितिज ऊर्जा वहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और धरातल के लिए mg के लिए बात करें तो धरातल या जहां से काम स्टार्ट होता है या उसकी प्रारंभिक स्थिति पर इसके द्वारा किया गया जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे अब यहां से पर मैं बात करूं mg की वजह से बात कर रहे हैं हम, ये हमने संदर्भ रेखा ले ली है, तो संदर्भ रेखा से ऊपर जाएंगे तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है, mgh के बराबर। और संदर्भ रेखा से नीचे आ गए h तो कितना हो गया, माइनस mgh। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि mg की स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। mg बल की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर, mgh के बराबर। अब ये कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, क्लियर करके चलिए। संदर्भ रेखा से ऊपर तो धनात्मक mgh और संदर्भ रेखा से नीचे ऋणात्मक माइनस mgh। बात क्लियर है, ये पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास में एक समान जंजीर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक समान जंजीर है, इसको हमने ये मान लो कि ये कुछ इस तरीके से जंजीर है, धरातल को टच कराते हुए हम इसको ऐसे लटका के रखे हैं, ऐसे पकड़ के रखे हैं। तो इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, इसकी स्थिति की वजह से, इसकी ये स्थिति है, इस स्थिति की वजह से इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा है उसको समझते हैं। तो इसकी लंबाई L दी गई है, इसमें mg की बात करूं तो mg बेटा जी इसके यहां पर mg लगेगा और ये कितने पर लगता है, इसकी सेंटर ऑफ मास पर। कहां पर लगेगा, द्रव्यमान केंद्र पर। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसकी लंबाई के आधी लंबाई पर होता है। कितने पर होता है, तो अब यहां से इसको मैं संदर्भ रेखा मान लू, संदर्भ रेखा से कितना ऊपर, L/2। तो mgh होता था, h बराबर कितना, L/2, तो mg L/2। मैं लिख सकता हूं mg LCM। LCM मतलब वो लंबाई जो द्रव्यमान केंद्र को बताती है। क्लियर। फिर आगे जैसे हमने ये एक उदाहरण लिया है कि एक टेबल के ऊपर एक जंजीर है जिसका कुछ हिस्सा टेबल के ऊपर है और कुछ हिस्सा टेबल से लटका के रखा है। तो इसकी लंबाई L है और द्रव्यमान M है, तो L/3 पार्ट इसका हमने लटका के रखा है। तो L/3 लटका के रखा है तो पूरा द्रव्यमान M था, तो द्रव्यमान कितना हो गया L/3 का, M/3। क्लियर बात। हमने यहां पर इसकी इस लंबाई को यहां पर जो है इसको रेफरेंस रेखा मान लिया है। रेफरेंस रेखा पर स्थितिज ऊर्जा 0 के बराबर है, तो इस लटकते हुए भाग का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो यहां से देखेंगे ये पूरी यहां से आधी लंबाई पर इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। तो L/3 का आधा LCM, ये पूरी लंबाई इसकी L/3 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र के लिए, L/3 का आधा, तो ये हो जाएगा L/6। कितना हो जाएगा, L/6। या हमने अभी फॉर्मूला लिखा था mg LCM, यहां द्रव्यमान तो कितना हो गया M/3, g और LCM कितना है L/3 और बटा 2। बात समझ में आती है, इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा -mgl/18, क्योंकि अपन रेफरेंस लेगा से नीचे आ चुके हैं। बात क्लियर है, तो ये आ गया -mgl/18। आगे हम बात करें स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा कितनी हो सकती है। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा याद रखिएगा बेटा जी, ये होती है 1/2 के x2² माइनस x1² के। फिर यहां पर हमें यह दिया गया है कि कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल हम स्थितिज ऊर्जा से कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ये जो हमारे पास में, इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे मिटा के, हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक रिलेशन आ रहा है हमारे पास में, एक संबंध आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि संरक्षी बलों का स्थितिज ऊर्जा के साथ क्या संबंध है। तो संरक्षी बलों द्वारा, संरक्षी जो बल होते हैं ये होते हैं -du/dx, -du/dx की स्थितिज ऊर्जा का अगर अब मैं विस्थापन के साथ अवकलन कर दूं तो इसका ऋणात्मक ही क्या देता है, मेरे को संरक्षी बलों के बारे में बताता है। तो ये आ गया हमारे पास में du/dx। और अगर बात करूं तो हकीकत में ये होता है -u/Δu/Δxi कैप, यहां से अपन लिख लेंगे Δu/Δy j कैप, और ये होता है Δu, देखिएगा Δu/Δz k कैप, इस तरीके से आता है। ये है हमारे पास में इसका आंशिक अवकलन। क्या है, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन की बात करें, जैसे उदाहरण की बात कर लेता हूं मैं। मेरे को मान लो कि स्थितिज ऊर्जा दी गई कुछ इस तरीके से x, y, z, ये स्थितिज ऊर्जा है x, y, z। अगर मेरे को संरक्षी बल निकालना है तो ये हमारे पास में एक सूत्र है जो क्या कहता है, माइनस का चिन्ह तो आएगा ही आएगा,
अब du बाई dx का मतलब क्या है? du बाई dx का मतलब है आंशिक अवकलन। ये हमने इसको पूरा d ना लिख के इसको थोड़ा सा मोड़ दिया है, इसका मतलब होता है आंशिक अवकलन। यहां पर x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर x ही, सिर्फ x ही क्या है? अनियत राशि है, बाकी सब नियत है। नियत राशियों को बाहर बुला लेते हैं और x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ yz बच गया प्लस। अब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y यहां पर क्या है? वेरिएबल है, अनियत राशि है, बाकी सब क्या है? नियत है। तो नियत को बाहर बुलाते हैं, x और z को बाहर बुला लिए और y का क्या हो गया है? 1 हो गया है प्लस। अब z है तो z अनियत है और बाकी सब नियत है, नियत को बाहर बुलाते हैं तो x और y और z का z के सापेक्ष अवकलन 1 के बराबर हो गया। तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसको अपन आंशिक अवकलन बोलते हैं। खैर यहां से सवाल पूछा जाएगा, वो बहुत रेयर है, बाकी पता होना चाहिए। क्लियर बात? आगे हम चलते हैं, कार्य शक्ति प्रमेय की बात करते हैं बेटा जी। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कार्य शक्ति प्रमेय, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कार्य शक्ति प्रमेय? कि किसी कण पर कार्यरत जितने भी बल है, उन सभी बलों द्वारा किया गया जो कार्य है, उसका जो मान है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कार्य शक्ति प्रमेय है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े सवाल चुटकियों में सोल्व करके देती है हमें कार्य शक्ति प्रमेय। फिर बात करें कि जब कण पर या जब निकाय पर सिर्फ संरक्षी बल होते हैं तो कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। कि किसी निकाय पर सिर्फ संरक्षी बल हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। कि ध्यान से सुनिएगा कि किसी कण पर जब संरक्षी बल होते हैं तो उनके द्वारा किया गया कार्य, और उनके द्वारा किया गया कार्य जो था गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर तो होता ही होता है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि उनकी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो हमेशा संरक्षित रहती है। हमेशा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। इसी बात को हमने यहां पर जानने की कोशिश करी है। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी कि जब निकाय पर सिर्फ संरक्षी बल होते हैं तो कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। मतलब E इनिशियल बराबर E फाइनल। यांत्रिक ऊर्जा को हम E से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है काइनेटिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो काइनेटिक ऊर्जा को ये E इनिशियल बराबर E फाइनल संरक्षित है। जितनी यांत्रिक ऊर्जा पहले थी उतनी यांत्रिक ऊर्जा बाद में भी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक प्लस स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक बराबर गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम और स्थितिज ऊर्जा अंतिम। इनका योग क्या है? ये बराबर है हमेशा, ये संरक्षित रहते हैं। इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं बेटा जी। फिर आगे हम बात करें साम्य अवस्था। जैसे कि यहां पर ये देखिए, साम्य अवस्था का मतलब समझिए, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया है और यहां से अगर देखूं तो ये कण यहां पर स्थिर है, ये स्थिर है, ये स्थिर है। तो जब जब कण स्थिर रहा वहां वहां साम्य अवस्था आई। तो जब यहां स्थिर है और यहां पर मैं अगर स्पर्श रेखा बनाऊं, यहां पर भी स्पर्श रेखा, यहां पर भी स्पर्श रेखा, ये मेरे पास में स्थितिज ऊर्जा है। तो इस स्पर्श रेखा की ढाल का मतलब क्या हो गया? du बटा dx। स्पर्श रेखा की ढाल का मतलब क्या हो गया? du बटा dx, क्योंकि u और x के बीच में ग्राफ बना है। तो यहां पर du बटा dx 0 के बराबर, यहां पर भी du बटा dx 0 के बराबर और यहां पर भी du बटा dx 0 के बराबर। इसका मतलब कण जहां जहां साम्य अवस्था में होगा वहां वहां सभी जगह du बटा dx क्या होगा? 0 के बराबर होगा। और मेरे को पता है du बटा dx को तो अपन क्या बोलते हैं? du बटा dx का ऋणात्मक ही क्या होता है? संरक्षी बल है। इसका मतलब इन सभी बिंदुओं पर कण पर लगने वाला बल 0 के बराबर होगा, क्योंकि साम्य अवस्था कब आती है? जब बल 0 हो जाए और माइनस du बटा dx किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। माइनस इधर चला गया तो du बटा dx किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, साम्य अवस्था को फिर से सुनते हैं। साम्य अवस्था का तो बहुत बेसिक मतलब है कि कण पर लगने वाला बल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और बल 0 होने का मतलब यहां पर du बटा dx भी अपने को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और हमें ग्राफ से भी मिल रहा है कि सभी कण जो साम्य अवस्था में रखे हैं, इनकी जो स्पर्श रेखा है, इन सभी की ढाल क्या है? 0 के बराबर है। इसका मतलब du बटा dx किसके बराबर? 0 के बराबर है। तो इन तीन बिंदुओं पर कण क्या है? साम्य अवस्था में है। इन तीन बिंदुओं पर कण कहां पर है? साम्य अवस्था पे है। अब ये साम्य अवस्था 3 प्रकार की होती है बेटा। ये साम्य अवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है।
एक स्थायी साम्य अवस्था होती है और दूसरी अस्थायी साम्य अवस्था होती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इनको दोबारा से लिख के समझाता हूं तुम्हें। एक स्थायी साम्य अवस्था और दूसरी अस्थायी साम्य अवस्था। जब कण की स्थितिज ऊर्जा यहां पर, ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये अधिकतम है और यहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, न्यूनतम है। तो जब कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो कण अस्थायी साम्य अवस्था में होता है, कण अस्थायी साम्य अवस्था में होता है। और जब कण की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तो बेटा जी ये स्थायी साम्य अवस्था में होता है। कैसे साम्य अवस्था में, स्थायी साम्य अवस्था में होता है। और फिर यहां पर ये जहां पर ढाल हमेशा जीरो है, बात समझ में आती है, ढाल हमेशा ही जीरो के बराबर रहे, क्योंकि यहां पर थोड़े समय बाद में डी यू बाई डी एक्स जीरो के बराबर नहीं होगा, ये भी इधर आ जाएगा तो डी यू बाई डी एक्स जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसको थोड़ा भी आगे लेके जाऊंगा तो डी यू बाई डी एक्स हमेशा ही जीरो रहेगा। तो ये होती है हमारे पास में उदासीन साम्य अवस्था। क्या होती है, उदासीन साम्य अवस्था। अब इनकी अलग अलग शर्तें हैं। पहली शर्त तो देखो कैसे निकालेंगे, जब भी मान लो कि अपने को सवाल आ गया कि हमें स्थितिज ऊर्जा दी गई है कि बताइए इसमें साम्य अवस्था कहां पर होगी और कौन कौन सी साम्य अवस्था होगी, तो साम्य अवस्था कहां पर होगी, साम्य अवस्था के बिंदुओं के लिए du बटा dx बराबर क्या करो, जीरो के बराबर कर दो। स्थितिज ऊर्जा की समीकरण दी जाएगी, उसका विस्थापन के साथ अवकलन करो, बराबर जीरो कर दो, यहां से x के मान मिलेंगे, उन सभी मानों पर क्या होगी, साम्य अवस्था होगी। फिर अब एक एक करके चेक कर लीजिए कि स्थायी, अस्थायी और उदासीन कहां होगा। तो अगर यहां से मैंने देखा कि U मैक्सिमम, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है बेटा जी, तो वहां पर अस्थायी साम्य अवस्था होती है और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने पर वहां पर क्या होता है, स्थायी साम्य अवस्था होता है। बात समझ में आती है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां से मैं देख रहा हूं कि मेरे को ऊर्जा का मैक्सिमा मिनिमा निकालने का है। क्या निकालने का है बाबा, मैक्सिमा मिनिमा निकालने का है। तो मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे निकालते थे कि एक बार अवकलन किया जीरो के बराबर, वहां से कुछ बिंदु निकाले, फिर एक बार और अवकलन कर दो और इन बिंदुओं का मान रखते जाओ। किसी बिंदु पर अगर दो बार अवकलन करने पर वो जीरो से कम आ जाए तो क्या यहां पर हमें मैक्सिमा मिलता था? अरे भैया हां बोलो, हां, कि हम यहां पर क्या मिलता था, मैक्सिमा मिलता था। तो जब भी दो बार किया गया अवकलन जीरो से कम आ जाए, इसका मतलब कैसी साम्य अवस्था है, अस्थायी साम्य अवस्था है। कैसी साम्य अवस्था है, अस्थायी साम्य अवस्था है। और अगर दो बार किया गया अवकलन जीरो से ज्यादा आ गया है, इसका मतलब यहां पर ये तो मिनिमा हुआ ना बाबा, और मिनिमा होते ही क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, स्थायी साम्य अवस्था। और ये डबल डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर आ गया तो उदासीन साम्य अवस्था है। ये पूरी कहानी साम्य अवस्था की है, महत्वपूर्ण है बेटा, सवाल पूछा जा सकता है यहां से। आगे हम चलते हैं, शक्ति, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। शक्ति की बात करें तो क्या होता है, औसत शक्ति किया गया कुल कार्य बटा समय, कार्य और समय का अनुपात ही शक्ति होता है। तात्क्षणिक, पी इंस्टेंटेनियस का मतलब है तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति की बात करेंगे बेटा जी तो इसका अवकलन कर देंगे। ये एक्चुअली में अगर बात करें तो औसत का मतलब डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा टी, और अंतराल बहुत कम हो जाता है तो डी डब्ल्यू बटा डी टी होता है, बराबर हमें कार्य बराबर पता है क्या होता है, बल और गुणा विस्थापन, एफ डॉट डी एक्स। जब विस्थापन और बल का अपन क्या ले लें, डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो हमें क्या मिल जाता है, कार्य मिलता है। अब dx बटा dt को अपन क्या बोल देंगे, वेलोसिटी मिल दे। तो वेग, वेग और बल का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी अपने को किसके बारे में, शक्ति के बारे में बताता है। ये फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। ये इसकी विमा है, जूल पर सेकंड, और वाट इसकी ऐसा यूनिट है बेटा जी। फिर बात करें न्यूटन बाबा का दूसरा नियम क्या कहता है, एम डी यू बटा डी टी प्लस वी डी एम बटा डी टी। यदि कण का वेग नियत हो तो ये वाली बात जीरो के बराबर हो जाती है, बल बराबर सिर्फ वी डी एम बटा डी टी बच गया। और इसको अगर यहां पुट करोगे तो हमें मिल जाएगा P बराबर वी स्क्वायर इंटू डी एम बटा डी टी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। एफिशिएंसी की बात करें, दक्षता की बात करें, तो इसको हम नीटा से लिखते हैं दक्षता को। ये बराबर होता है किसके, P आउटपुट बटा P इनपुट गुणा 100। P आउटपुट बटा P इनपुट गुणा 100 ये दक्षता होती है। या इसको अपन कार्य बटा ऊर्जा, कार्य बटा ऊर्जा
गुणा 100 कि भाई तुम्हारे पास में ऊर्जा इतनी थी लेकिन काम कितना किया, इतना किया। तो गुणा 100 से कर दो तो क्या आ गई वो तुम्हारी एफिशिएंसी। जैसे कि तुम्हें हमने 720 नंबर का पेपर दिया था लेकिन तुम्हारे नंबर आए हैं कितने, 680। तो ये तुम्हारी दक्षता है, इसको 100 से गुणा कर दिया, ये तुम्हारी एफिशिएंसी है। क्लियर बात। तो आगे हम बात करते हैं। ये एक छोटी सी बात है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि तात्क्षणिक शक्ति एवरेज शक्ति की 2 गुना होती है। तात्क्षणिक शक्ति औसत शक्ति की क्या होती है, 2 गुना होती है। और फिर अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें दिया गया है कि यदि कण पर लगने वाली शक्ति नियत हो जाए, ये जो शक्ति है ये नियत हो, तो वेग समानुपाती होता है, वेग समानुपाती होता है अंडर रूट टी के, मतलब 1/2 के, और विस्थापन समानुपाती होता है अंडर रूट टी क्यूब, मतलब x की घात 3/2 के, और विस्थापन समानुपाती होता है वेग की घात 3 के। ये हमको पता होना चाहिए। तो यही था हमारा बेटा जी बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा टॉपिक था। छोटा सा टॉपिक है, आसान है, इसके सवाल लगाइए, सवाल बनाइए, आराम से सवाल बनेंगे तुमसे, और ये सारी बातें याद रखना। देखिए बेटा जी, माइंड मैप का उद्देश्य है तुम्हें सारे फॉर्मूले याद करवाना। तुम सवाल लगाइए अपने हिसाब से, क्लियर बात, और उन सवालों को अच्छे से समझ के इन फॉर्मूलों, इन सूत्रों के हिसाब से कीजिए उनको। बात समझ में आती है? बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा जी। और एक और जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा बेटा जी कि हमने अपने पास में एक बहुत बड़ी ताकत है, हमारा मनोबल। मनोबल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, मनोबल क्या होता है। मनोबल की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो मनोबल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मनोबल एक ऐसा बल है जो हमारे मन का बल है, हमारे मन, मस्तिष्क और विचारों का बल है, जो हमें लगातार इस बात के लिए बल देता रहता है कि बेटा जी पढ़िए, पढ़ते रहिए, तुम्हारा एक सपना है, तुम्हारा एक लक्ष्य है, उसके लिए पढ़ते रहिए। ये हमें बार बार बल देता है। तो कभी हमारा मनोबल कम नहीं होना चाहिए बेटा जी, मनोबल हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो मनोबल अगर ऊपर होगा तो हम हमेशा प्रगति करेंगे, हम हमेशा प्रगति करेंगे बेटा जी, कभी पीछे आ ही नहीं सकते। क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि किसी कण पर अगर कोई बाहरी बल लगा हुआ है तो वो हमेशा गतिशील अवस्था में रहेगा जब तक उस पर बल लगा हुआ है, और अगर जैसे ही बल हटा दिया गया या वो बल टूट गया तो कण एक समय बाद में रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसा ही मनोबल होता है बेटा जी, अपना मनोबल बहुत ऊपर होना चाहिए, ये कभी टूटना नहीं चाहिए। तो मनोबल रहेगा, मन का बल रहेगा, तो हम हमेशा गतिशील रहेंगे, हमेशा प्रगति करते रहेंगे। जैसे ही मनोबल टूट गया बेटा जी कुछ नहीं हो पाएगा। सारा का सारा खेल मनोबल का है, मनोबल बना के रखिए, सकारात्मक रहिए बेटा जी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट बेटा जी। ओके बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।